अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर से उसका एक पार्ट सीपीयू होता है। सीपीयू इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके साथ उसकी एक मेमोरी होती है। मेमोरी भी दो तरह की होती है, एक रैम हो गई या रोम हो गई। और ये हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास यूज़र्स के साथ, यूज़र और कंप्यूटर की कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसके ज़रिए से यूज़र जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारे पास मोनीटर हो गया, वहाँ पे आउटपुट हमारे पास कंप्यूटर की तरफ से आता है। यहाँ पे यह है कनेक्टेड एंड डिफरेंट पार्ट्स, कनेक्टिंग मेमोरी टू सीपीयू, कनेक्टिंग आईओएस टू सीपीयू, हाउ कंप्यूटर वर्क। हम सारा ये सारा अभी इन स्लाइड्स में देखेंगे। तो हमारे पास यही है कि कंप्यूटर है, मेमोरी, और ये इनपुट डिवाइसेस में जैसे हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या कोई भी सेंसर हो गया जिसकी इनपुट जो है वो आगे जा रही है। और आउटपुट पे हमारे पास कोई भी एलसीडी स्क्रीन होगी, कोई भी प्रिंटर हो गया, या कोई हैंड्स ऑफ रिपोर्ट हो गया। अच्छा, मेमोरी असल में क्या है? ऐसी चीज़, एवरीथिंग दैट कैन स्टोर, रिटेन एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन इज नो एज अ मेमोरी। हर चीज़ जिसके अंदर से हम रीड भी कर सकते हैं डाटा और राइट भी कर सकते हैं, वो एक मेमोरी है। जैसा कंप्यूटर के पास हार्ड डिस्क जो है वो उसकी एक मेमोरी है, पीस ऑफ पेपर भी एक मेमोरी है, और वगैरह। इसी तरह मेमोरी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके अंदर से उसकी कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस टाइम होता है। कैपेसिटी वो है कि वो कितने नंबर ऑफ बिट्स स्टोर कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो वो यही है, द नंबर ऑफ द बिट्स दैट अ मेमोरी कैन स्टोर इज़ नो एज अ कैपेसिटी ऑफ अ मेमोरी। तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी भी है कि 128 किलो बाइट्स की एक मेमोरी है, 256 मेगा बाइट्स की एक मेमोरी है। तो ये मेमोरी जो है वो 256 मेगा बाइट जो है वो कैन स्टोर कर सकती है, तो ये उसकी कैपेसिटी में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि किस तरह उसकी मेमोरी की लोकेशन ऑर्गेनाइज हुई होती है। जैसे हमारे पास ये है 128/4 की मेमोरी है, तो उसके अंदर 128 जो है हमारे पास उसकी लोकेशंस हैं। और हर लोकेशन पे जो है वो 4 बिट का डाटा जो है वो जा सकता है। और एक्सेस टाइम वो होता है टाइम कि कितने मेमोरी को टाइम लगा है डाटा लेने में। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट द डाटा फ्रॉम द मेमोरी, कितना टाइम लगा है कि मेमोरी को डाटा लेने में। ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं। ये है, और ये बस वही है। आगे हमारे पास आ जाती है दो टाइप्स ऑफ मेमोरी, जो होती है एक रोम और रैम। रोम हमारे पास स्टैंड्स फॉर होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन होती है जो नेसेसरी होती है कंप्यूटर के लिए, ताकि वो परफॉर्म कर सके। और इसका ये पर्पज़ होता है कि जब हमारे पास कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, या हमारे पास कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाए, या उसकी पावर जो है वो कट ऑफ हो जाए, तो रोम के अंदर का जो डाटा होता है वो अरेज नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम है, जिसके अंदर से मास्क रोम है, पी रोम है, इसके अलावा ई पी रोम है, इसके अलावा ई ई पी रोम है, और फ्लैश ई रोम है। इसी तरह रैम, दूसरी टाइप है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो होती है ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसका ये डिसएडवांटेज है कि जब हमारे पास कंप्यूटर शट डाउन होता है या उसकी पावर कट होती है, जो हमारे पास इसके अंदर जो मौजूद डाटा होता है वो अरेज हो जाता है। इसके अंदर रैम की ये डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, जिसके अंदर एक एस रैम है, डी रैम है, और एन वी रैम है। ये रैम जो है ना, ये नॉन वोलेटाइल होती है, यानी इसका जो डाटा होता है वो शट डाउन होने के बाद या पावर ऑफ होने के बाद अरेज नहीं होता। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रैम है। बाकी जो भी है एस रैम और डी रैम है, इनका डाटा जो है वो अरेज हो जाता है। तो इसमें ये है। आगे अगर हम रोम की टाइप्स देखें, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है मास्क रोम। ये जो रोम होती है, इसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम होता है ना, वो पहले का पहले ही जो है वो प्रोग्रामर जिसने आईसी बनाई होती है उसी ने लिखा हुआ होता है। इसके अंदर हम ना अपना प्रोग्राम डाल सकते हैं, ना ही उसको अरेज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक प्रोग्रामेबल रोम होती है, जो कि पी रोम भी जिसे कहते हैं। ये रोम जो होती है, ये यूज़र इसके अंदर अपना प्रोग्राम तो डाल सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो अपना प्रोग्राम लिख सकता है। जब इसके अंदर प्रोग्राम लिख गया गया तो ये अरेज नहीं हो सकती, इसका हम जो है पुराना प्रोग्राम अरेज नहीं कर सकते, ताकि हम उसके अंदर नया प्रोग्राम डालें।
इसके अलावा एक और स्पेशल टाइप है जो कि है ईपी रोम। ईपी रोम का स्टैंड्स फॉर है कि अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसके नाम से जाहिर है कि ये ऐसी चिप है, ऐसी रोम की चिप है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को जो है वो अरेज भी कर सकते हैं। यानी हमने कोई प्रोग्राम लिखा, उसको अरेज करके हम एक नया प्रोग्राम भी उसके अंदर लिख सकते हैं। इसको अरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है, और ये है कि ये ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ऑफ टाइम लेती है एक डाटा को जो है अपने अंदर से अरेज करने के लिए। और इसका ये एडवांटेज भी ये था कि इसका प्रोग्राम अरेज करने के लिए और इसको दोबारा प्रोग्राम करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं। यानी इसको चिप को पहले इसकी बोर्ड से उतार दिया जाता है, फिर इसको यूवी रेडिएशंस के अंदर एक्सपोज किया जाता है, यहाँ पे ये 20 मिनट तक अपना डाटा जो है वो अरेज करती है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो नया प्रोग्राम करने के लिए एक प्रोग्राम एक जगह बनी होती है, वहाँ पे इसको रखते हैं। तो इसका यही डिसएडवांटेज है कि इसके लिए अलग अलग यूनिट चाहिए होते हैं अरेज करने के लिए भी और दोबारा प्रोग्राम करने के लिए भी। और ये है कि ये 20 मिनट लेती है एक डाटा को जो है अपने अंदर से अरेज करने के लिए। द इंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोम और अरेज, और इसके नीचे उन्होंने कैपेसिटी बताई हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बताई हुई है, उसका एक्सेस, उसके टाइमिंग शाइमिंग सारा बताया हुआ है। आगे हमारे पास ईईपी रोम होती है जो कि इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। ये क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करके अपनी चिप का जो है वो प्रोग्राम अरेज करती है। जिस तरह पिछली चिप जो थी वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल कर रही थी, और ये जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से अपना जो है वो डाटा अरेज कर लेती है। इसका ये है कि हमारे पास इसका जो एक एडवांटेज भी है और एक लिहाज से डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसका ये है कि इसके प्रोग्राम की हम कोई स्पेसिफिक एड्रेस पे कोई स्पेसिफिक डाटा भी डिलीट कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इसको प्रोग्राम को पूरा का पूरा अरेज करना पड़ेगा तो हमें हर एड्रेस पे जाके उसको 0 राइट करके या 1 राइट करके, जो भी जिस कमांड पे वो चलता है, उसका ये है कि उसका हर लाइन पे हर एड्रेस पे जाके हमें उसका डाटा डिलीट करना पड़ेगा। तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस है। लेकिन अगर हमने कोई स्पेसिफिक एड्रेस पे कोई डाटा रेस करना होगा तो ये उसकी खसूसियत भी रखती है। और ये है कि ये इसके नीचे इन्होंने वही कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्पीड, पिंस और वोल्टेजेस वगैरह बताए हुए हैं। आगे आ जाती है हमारे पास फ्लैश रोम। फ्लैश रोम एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की ही है, लेकिन इसके अंदर ये है कि डाटा जो है ना वो अरेज होता है एक साथ ही। इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं आता कि हम किसी भी स्पेसिफिक एड्रेस पे जाके कोई डाटा डिलीट कर सकते हैं वगैरह। और इसका ये है कि ये फास्ट भी है एज़ कम्पेयर टू पिछली हमने जितनी भी चीज़ पढ़ी है उसके ज़्यादा फास्ट है प्रोग्राम को अरेज करने में। और एक ये है कि ये फ्लैश रोम और हमारे पास ये जो ईईपी रोम है ना, ये आजकल जो है माइक्रो कंट्रोलर्स में जो है चिप्स इस्तेमाल होती हैं। इसके लिए आगे आगे चलें तो हमारे पास रैम की टाइप आ जाती हैं। रैम की टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है एस रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर होती है स्टैटिक रैम। जो कि बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से। ये हमें पता है ये रैम जो है ये भी डाटा स्टोर करती है, तो ये जो बनी होती है ये फ्लिप फ्लॉप्स के ज़रिए से बनी होती है। और हर फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो ऑलमोस्ट 6 ट्रांजिस्टर से मिलके बना हुआ होता है। अब 6 ट्रांजिस्टर से एक फ्लिप फ्लॉप बना है, और एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट का डाटा स्टोर कर सकता है। तो ये है कि मल्टीपल बिट्स का डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप होंगे, और काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर होने की वजह से इसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसका ये है कि ये क्योंकि फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है तो इसका एडवांटेज में ये है कि ये फास्टर होती है। और इसके अंदर क्योंकि फ्लिप फ्लॉप से बनी है तो इसके अंदर रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती। और डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये फास्टर है तो हमारे पास हाई पावर कंजप्शन होगी और ये एक्सपेंसिव होती है। इसी तरह डायनेमिक रैम की अगर बात करें, जो कि डी रैम होती है, ये कैपेसिटर से मिलके बनी होती है। तो इसके लिहाज से अगर पिछले के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो इसका साइज एस रैम से काफ़ी छोटा होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस में देखा जाए तो इसकी क्योंकि वर्किंग स्पीड स्लो है तो हमारे पास कह सकते हैं ये कि लो पावर कंजप्शन, इसकी कंजप्शन ऑफ पावर कम है। स्टैटिक के मुकाबले में डायनेमिक जो है काफ़ी चीपर है। इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि कैपेसिटर से मिलके बनी हुई होती है। और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू एस रैम। और इसके अंदर क्योंकि ये कैपेसिटर से मिलके बनी हुई है, ट्रांजिस्टर से नहीं, तो ये इसके अंदर रिफ्रेश की जो आती है वो ज़रूरत होती है। हमारे पास ये फिर आ जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रैम जिसको हम एनवी रैम भी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल रैम भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये डाटा हमारे पास, जब कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है या कोई भी कनेक्शन कट ऑफ हो जाए, तो इसके अंदर का जो डाटा है वो एज इट इज़ रहता है, वो डिलीट नहीं होता, जो कि एस रैम और डी रैम में जो होता है वो हो जाता है। तो ये क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रैम है जो कि मिलके बनी होती है एस रैम से, बैटरी से और कंट्रोल सर्किट से। और हम इस रैम को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रोम और रैम दोनों के ही मिलाप से बनी है, दोनों के मिलने से बनी है। और इसके एडवांटेजेस में है ये बहुत एक फास्ट चिप है,
और इसके अंदर ये है कि हम इन्फिनाइट प्रोग्राम अरेज साइकिल है इसका, ये नॉन वोलेटाइल है, और डिसएडवांटेज बस इसका यही है कि ये एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो जब हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है सीपीयू, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। टास्क ये है कि ये इट शुड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। हमारे पास सीपीयू जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस है उसको भी परफॉर्म करता है, और इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है ताकि वो जो डाटा का फ्लो होता है उसको भी ये बर्दाश्त करता है, उसको भी कंट्रोल रखता है। इट शुड रिकॉल द इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर एन अदर एंड एग्जीक्यूट दैम। इंस्ट्रक्शन को वन आफ्टर अदर जो है वो कॉल भी करे और उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। हमारे पास ये जो है ये एक मेमोरी है, ये एक मेमोरी है, यहाँ पे उसके पिन आउट्स के ऊपर बताया हुआ है। ये डिजिटल पिन है, ये हमारे पास जो है उसकी एड्रेस पिन्स हैं। ये हमारे पास आउटपुट अनेबल की पिन है, ये हमारे पास चिप सिलेक्शन की पिन है, और ये हमारे पास वो पिन है जिसके ज़रिए से हम बता सकते हैं कि इस वक्त जो है स्पेसिफिक जो है हम मेमोरी से डाटा रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। तो ये वीसीसी और ग्राउंड है। इसके अलावा ये हमारे पास जब मेमोरी सीपीयू से कनेक्ट हो जाती है, सीपीयू के पास अपनी कोई मेमोरी नहीं है, सीपीयू जो है वो मैं इस मेमोरी से कनेक्ट होता है इस तरह। सीपीयू के ज़रिए से कमांड जाती है कि जब राइट करना हो या रीड करना हो, जिस तरह हमारे पास अब राइटिंग ऑफ अ मेमोरी है, हमारे पास जब ये पिन जो होती है वह ज़ीरो होती है तो हमारे पास जो है वो डाटा राइट होना शुरू हो जाता है। और हमारे पास रीडिंग में जब हमारे पास ये पिन वन रहती है, ये वोल्टेज वन रहता है, तो हमारे पास डाटा जो है वो रीड होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह ये हमारे पास सीपीयू है, इसके सारे ये सारी आईओस लगी हुई है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं, जिसके अंदर माउस है, कीबोर्ड है, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड और नेटवर्क सब कुछ लगा हुआ है। और हमारे पास ये एक सीपीयू के साथ ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है, ये उन्होंने बताया हुआ है। ये हमारे पास सारी बस बनी हुई है जहाँ से हमारे पास डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा ये हमारे पास एक मेमोरी भी लगाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी, और ये सीपीयू लग गया। अब हमारे पास ये सारा उन्होंने बताया हुआ है कि इसको मैनेज किस तरह करना है। अच्छा, हमारे पास जो कंट्रोल सर्किट होता है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंट्रोल सर्किट कह रहा हूँ, ये चिप सिलेक्शन हमारे पास डिफाइन करती है कि कौन से स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस या कौन से स्पेसिफिक सर्किट से हमारे पास डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा। इसको करने के लिए ये है कि हाउ कुड वी मेक द लॉजिक सर्किट फॉर द चिप सिलेक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले हमने एड्रेस रेंजेस लिख लेनी है। क्या फर्ज करें हमारे पास 15 डिवाइसेस कनेक्ट है, तो 0 से लेकर 15 हमने उसका बाइनरी में एड्रेस लिख लिया है। फिर हमने उसमें से कॉमन पार्ट जो होता है उसको कंबाइन कर लेना होता है। फिर उसके लिहाज से हमने नैंड गेट के ज़रिए से एक ऐसा सर्किट बना देना होता है कि सब स्पेसिफिक इसकी इस चिप की जो होगी इन डिवाइसेस की जब बारी आएगी तो ये जो सर्किट है ये अपनी एक आउटपुट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास चिप मेमोरी को पता चल जाएगा कि यहाँ से जो है वो डाटा एक्सेस करना है। इसके अलावा ये उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिज़ाइन एंड एड्रेस डिकोडर फॉर द एड्रेस ऑफ 302 3FF हेक्स में। तो उन्होंने कहा ये राइट द एड्रेस रेंजेस इज बाइनरी। सबसे पहले उन्होंने जो हेक्सा डेसिमल में डिजिट दिया हुआ था उसको बाइनरी में किया। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट ये था कि जो हमारे पास कॉमन पार्ट होता है उसको ले लेना है, उसके बाद उसका एक नैंड गेट से लॉजिक सर्किट तैयार कर देना है कंट्रोल चिप सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा ये हमारे पास इनसाइड है सीपीयू की कि हमारे पास एक ये एएलयू होता है। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये वो है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताता है कि इसके बाद कौन किसकी बारी है। ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। इस तरह ये हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा गया है। ये हमारे पास सीपीयू है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये हमारे पास मेमोरी है। तो हमने एक ये प्रोग्राम लिखा है जिसके मुताबिक कि जो ज़ीरो लोकेशन पे जो है वो हमारे पास ये कोई क्या उसको कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को अगर डी कोड किया जाए तो उसका मतलब ये है कि 17 पे जो इंफॉर्मेशन है उसको उठा के ए रजिस्टर पे डाल दो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारे पास ये जो प्रोग्राम काउंटर ये क्या करेगा, ये बताएगा एड्रेस बस को कि ज़ीरो से हमने डाटा उठाना है। तो ये जो ज़ीरो के ऊपर साथ जो 31 लिखा हुआ था वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आ गया। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आने के बाद उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो उसको जब डिकोड किया जाएगा यानी जो 17 से उठा के हमने इंफॉर्मेशन ए को दे देनी है। ये क्या किया, इंफॉर्मेशन से पहले जो है वो प्रोग्राम काउंटर ने अपना वन कर लिया कि ज़ीरो उसने भेज दिया था, अगला कौन सा, अगले किसकी बारी है, वन की बारी है।
तो हुआ ये, क्योंकि हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन जब उसने डी कोड की थी ज़ीरो वाली, तो उसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि जो 17 चिप डिवाइस पे जो पड़ी हुई है इंफॉर्मेशन, उसको उठा के रजिस्टर ए में डाल दो। तो उसने वही किया। सबसे पहले 17 पे पड़ा हुआ था डाटा 9, उसको उठा के इसने रजिस्टर ए में रख दिया। इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि अब 1 हो गया था, प्रोग्राम काउंटर ने वो 1 उठा के एड्रेस बस को फेंक दिया। एड्रेस बस के ऊपर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी वो C4 हेक्साडेसिमल पर पड़ी थी। ये उठ के आके इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगी। इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे आने के बाद उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास अब 1 के लिए रिस्पेक्ट में ये चीज़ पड़ी हुई थी। उसको पता चल गया कि ए पे जो डाटा है उसको उठा के हमने बी वाले रजिस्टर पे डाल देना है। तो इसको करने से पहले पहले प्रोग्राम काउंटर जो हैगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 है। तो उसने क्या किया, क्योंकि सेकंड 1 पे जब उसने डिकोड किया था उसको पता था कि ए पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो उठा के बी में कॉपी कर देना, तो उसने वही काम कर दिया। फिर 2 उठा के प्रोग्राम काउंटर आगे भेज देगा। 2 के मुताबिक 26 जो है वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे आने के बाद जब ये डी कोड होगा, इसका मतलब ये है कि जो 6th पोजीशन पे हमारे पास जो पड़ा हुआ है डाटा उसको उठा के ए में डाल दो। और 6th पोजीशन पे हमारे पास डाटा जो है वो 5 हेक्साडेसिमल में पड़ा हुआ है। ये जो डाटा है वो उठा के जो है वो ए में डाल देगा। इसको करने से पहले पहले प्रोग्राम काउंटर दोबारा इंक्रीमेंट हो गया, 3 बन गया। जो एड्रेस 6 पे जो डाटा पड़ा हुआ था उसको उठा के इसने 5 पे डाल दिया। अब क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर 3 आगे भेजेगा। 3 आगे भेजने की बजाय 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 81 पड़ा हुआ है। 81 उठ के इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे आ जाएगा। और इसके मुताबिक जब 3 में देखें डिकोडर में, तो ए प्लस बी करके हमने ए में डाल देना है। तो इसका मतलब ये है, इसको करने से पहले पहले प्रोग्राम काउंटर 4 हो जाएगा। 4 के बाद अब क्योंकि ये अर्थमेटिक एक ऑपरेशन है, तो ए एल जो यूनिट में ये दोनों डिजिट ट्रांसफर हो जाएंगे और इसका डाटा प्लस होने के बाद ए के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ए प्लस बी करके ए को दे दो। फिर उसके बाद चौथा चला जाएगा। चौथे की वैल्यू जो कि ई ए एच थी हेक्साडेसिमल में, वो इधर आ गई इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने इसको डीकोड करने से पहले जो है वो प्रोग्राम काउंटर 5 हो जाएगा। इसको जब डीकोड किया है तो उसको मैं लिखा हुआ है कि जो ए पे वैल्यू पड़ी हुई है वो 7 जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर प्रिंट कर दो। तो वो क्या होगा, जो ई की वैल्यू होगी वो 7 पे प्रिंट हो जाएगी। ये यहाँ पे जो ई हेक्साडेसिमल में है वो 7 पे प्रिंट हो चुकी है। इस तरह ये जो है हमारे पास पूरा कोई भी प्रोग्राम हो वो इस तरह काम करता है। ये अब इसको आगे अगर चलें तो ये उन्होंने ये बताया हुआ है, ये हमारे पास वो प्रोग्राम था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी। ये हमारे पास जब हमने इसको डी कोड किया था तो हमारे पास ह्यूमन रीड एबल जो है वो इंस्ट्रक्शंस निकल आई थी। और अगर ये इंस्ट्रक्शन देखें तो ये हमारे पास मशीन लैंग्वेज है। बैक एंड में इसकी जो है वो रिप्लेसमेंट ये है, मशीन जो है वो ये लैंग्वेज समझती है। ये हमारे पास उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये अगर देखें तो ये जो डाटा है ये डी कोड होने के बाद उसको पता चला है कि हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक ओप कोड और एक ऑपरेंड में डिवाइड होता है। ओप कोड का मतलब ये होता है कि कौन सी स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल हुई है, और उसका मतलब ये है, उसका मतलब जो भी होता है उसको हम बाइनरी में ट्रांसफ़र करके ऑपरेंड के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो तरह के ये हार्डवेयर होते हैं। एक हमारे पास हार्वर्ड का आर्किटेक्चर होता है, एक हमारे पास वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर होता है। तो इसके अंदर इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके इसमें जो होता है ना, हार्वर्ड में ये सीपीयू के साथ जो होता है एक कोड मेमोरी अलग से लगी होती है और डाटा मेमोरी की बिल्कुल अलग अलग जो है वो डील कर रही होती है। लेकिन जो इसमें होता है ना, इसमें कोड मेमोरी और डाटा मेमोरी ये ऑलमोस्ट एक ही जगह पे डील हो रही होती है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो भी है 0, उसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इस सारे कॉन्सेप्ट में बस यही है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी बेसिक डीएलडी से ही मिलके बनी हुई है। ये सारी सबका कम्बिनेशन होता है कंप्यूटर वर्क में, और इन सबको ही कंबाइन करके जब एक छोटी सी चिप में डाल दिया जाता है उसको माइक्रो कंट्रोलर कह दिया जाता है। और बस इतना ही। अच्छा, उसको करने के बाद अगर हम बुक से थोड़ा सा इसके अंदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले आर्टिकल सेक्शन 0.1 है। इसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी कन्वर्जन्स हमें बताई हुई हैं कि हमारे पास डेसिमल की बेस है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह करते हैं। इसको 2 पे डिवाइड किया है, 2 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सेव किया है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जो हम लिखते हैं उसी तरह उन्होंने ये किया है।
इसी तरह अगर हमारे पास कोई एग्जांपल 2 की बात की जाए तो हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको उन्होंने कहा डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास 2 की पावर लेके, जैसा 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। इस तरह करके हमने उसकी डिजिट्स बना के लिख देने हैं और ये नंबर उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा आगे करके लिख दिया है, जबकि ये 1 जो है वो 16 के नीचे है, ये 1 8 के, 0 4 के नीचे, 0 2 के नीचे और 1 1 के नीचे। जो जो यहाँ पे 1 है उस टर्म्स को नीचे उतार लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 के नीचे 1 आ रहा था तो 16 उतर गया है। 4 के नीचे 8 के नीचे 1 आ रहा था तो 8 नीचे उतर आया। इसी तरह 1 के नीचे 1 आ रहा था तो 1 नीचे उतर आया। इन सबको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो है वो बेस कन्वर्ट हो जाएगी डेसिमल में। इसके अलावा ये अब डेसिमल से बाइनरी में जाने का एक और तरीका होता है, ये एग्जांपल नंबर 3 में वही बताया है। इसको जाने के लिए हमें जिस तरह हमने यहाँ पे 2 की पावर बनाई थी उसी तरह हम यहाँ पे 2 की पावर बना देते हैं। 2 की पावर बनाने के बाद 2 की पावर उस पावर तक जाना है जो कि जो हमारे पास डेसिमल डिजिट होगा उस तक या उससे छोटा जो बन रहा होगा ना डिजिट, उसकी पावर 2 तक जाना है। जैसा यहाँ पे 32 जो 2 की पावर से बना है, तो इसके आगे जिस तरह ये है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4 और 5। 2 की पावर 5 जो होती है वो 32 होती है। 2 की पावर 6 जो होती है वो कोई 39 से बड़ा डिजिट था, इसलिए यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा। इसके बाद क्या होना है, 39 को इन सब में से माइनस करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 39 में से 32 गए तो 39 में से 32 जा सकते हैं तो इसको 1 लिख दिया। पीछे कितना बचा हमारे पास, पीछे हमारे पास 7 बच गया। तो 7 को माइनस करने के लिए उन्होंने क्या किया, 7 16 में मतलब 7 जो होता है वो ये 16 जो है वो 7 में से नहीं निकल सकता, 7 में से 8 नहीं निकल सकता, लेकिन 7 में से 4 ज़रूर निकल सकता है। तो 4 में से 4 के नीचे 1 लग गया, फिर 2 के नीचे 1 लग गया, 4 5 6 और 7 इसके नीचे 1 लग गया। जिन जिन के नीचे 1 लगा है तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली डिजिट बाइनरी बन गया है 1 0 0 1 1 1। तो ये क्या होता है कि हमने 2 की पावर उस तक जाना होता है। वेट का जब भी कॉन्सेप्ट आए तो हमारे पास 2 की पावर उस तक जाना है जहाँ तक वो डिजिट पहुँच जाए और उसके बाद उसको माइनस करना स्टार्ट कर देना है। इस तरह मैंने इस यहाँ पे हेक्साडेसिमल बाइनरी बताया हुआ है। हेक्साडेसिमल क्या बताया हुआ है कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करने के लिए हम क्या करते हैं, चार चार बाइनरी का पेयर बना देते हैं। इस साइड से शुरू करते हैं, जैसे हमारे पास 1 0 1 0 एक पेयर है, 1 1 1 1 एक पेयर है और 1 0 0 1 पेयर है। चार चार तोड़ देना और उसके लिए रिस्पेक्ट में जो जो उसका डिजिट बनता है उसको वो बना देना है हेक्साडेसिमल में। जैसा ये 5 होता है, 101 इज़ अ 5 डिजिट नंबर। क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है तो ये साथ जीरो लगा हुआ है, 4 बिट का है तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। 1 1 1 1 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, एफ होता है तो वो आ गया। और 1001 जो होता है वो 9 होता है, वो 9 आ गया। 9 9 F5 आ गया। इसी तरह उन्होंने सिमिलरली ये दी हुई है कि अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल में हो तो बाइनरी में कैसे लिखना है, तो इन सबको चार चार बिट में खोल देना है। जैसा 2 की बिट क्या होती है, 2 की बिट असल में होती है 10 है, लेकिन हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो साथ इस साइड पे पूरा करने के लिए चार बिट्स को 2 0 लगा दिए। इसी तरह 9, इस तरह बी क्या होता है, 11 होता है तो 11 को खोल दिया उन्होंने 1011। इसी तरह अगर हमारे पास डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल में जाना हो तो हम उसको जिस तरह हमने बाइनरी में जाने के लिए 2 से डिवाइड किया था, हेक्सा में जाने के लिए हम 16 से डिवाइड करेंगे तो उस तरह भी जा सकते हैं। और वो जो ऊपर दूसरा मेथड था जिस तरह हम पहले इसको क्या डेसिमल से पहले बाइनरी में चले जाएं, बाइनरी के बाद इसका चार चार का पेयर बना के हम इसको हेक्साडेसिमल में भी लेकर जा सकते हैं। इसी तरह ये सारा एग्जाम्पल वही है। आगे उन्होंने कैरी सम और कैरी की बात की हुई थी। अब ये यहाँ पे ये आती है मेन बाइनरी एडिशन। ये दो बाइनरी नंबर दिए हुए हैं चार चार बिट की, इनकी एडिशन क्या होगी, 1 1 2 होता है, बाइनरी के अंदर 1 0 होता है तो 0 और 1। यहाँ पे 1 था, 1 इस एज इट इज उतर आया, ये वाला 1 था, 1 नीचे उतर आया और ये वाला 1 1 क्या बन गया, 2 विच इज इक्वल टू 1 0, तो यहाँ पे 1 0 आ गया। इस तरह उन्होंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिखा हुआ है कि ये आंसर निकलता है। इसके अलावा सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट में जो डिजिट दिया होता है उसको फ्लिप कर देते हैं, यानी जो 1 को 0 बना देते हैं और 0 को 1 बना देते हैं और इसका आंसर में 1 ऐड कर देते हैं। इस तरह ये जो डिजिट दिया हुआ था इसका पहले इन्होंने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, सिर्फ फ्लिपिंग होती है, 0 1 1 0 हो गया, उसके अंदर 1 ऐड कर दो तो हमारे पास सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जैसा इन्होंने यहाँ पे 1 ऐड किया, ये 1 आ गया, 1 बाकी सारी एज इट इज उतर आई है। इसी तरह अब एडिशन की बात करें, हेक्साडेसिमल एडिशन, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये अब चार चार जो है वो हेक्साडेसिमल लिखे हुए हैं। अब 9 को ई में प्लस करो, 9 तो 9 है, ई जो होता है अगर हम हेक्साडेसिमल को खोलें तो ई जो होता है वो 14 होता है
और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आता है। तो 23 में से 16 माइनस करेंगे तो 7, 16 एक कैरी बन के ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ये एज इट इज़ उस तरह हुआ है कि जब हम डेसिमल में एडिशन करते हैं ना, जो हमारे पास 10 से बड़ा नंबर आ जाए, फ़र्ज़ करें हमारे पास जैसे ही आ जाते हैं 9 तक, तो हम लिख देते हैं जैसे 10 आता है तो हम क्या लिखते हैं, नीचे 0 लिख देते हैं, ऊपर 1 कैरी दे देते हैं। 11 आता है, नीचे 1 लिख देते हैं और 1 कैरी दे देते हैं। इसी तरह 12 आता है, नीचे 2 लिख देते हैं, ऊपर 1 कैरी दे देते हैं। उसमें ये होता है कि जब 10 आ जाता है या 10 से बड़ा नंबर आ जाता है ना, तो उसका एक कैरी बन जाता है, 1 बन जाता है। जब 10 आता है तो 0 नीचे लिखा जाता है और 1 ऊपर चला जाता है एज इट इज़, क्योंकि उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है, इसलिए जो होगा 23 में से माइनस कर दिया 16, जो 7 था वो नीचे लिख दिया और 16 को एक कैरी बना के ऊपर लिख दिया। इस तरह सेकंड को ऐड किया, 16 को एक कैरी जो बनाया था वो डी जो होता है वो 13 होता है और बी क्या होता है 11 होता है। इन दोनों को प्लस किया तो 25 आ गया। 25 में से 16 माइनस किया, 9 नीचे आ गया और जो 16 था 1 कैरी ऊपर बन के चला गया। 4 3 क्या होता है और प्लस उसके साथ एक ऐड कर दिया तो हमारे पास 8 आ गया। 8 एज इट इज़ नीचे उतर आया। 9 10 11, ये 2 और 9 में प्लस किया तो 11 आता है। 11 हेक्साडेसिमल बी होता है तो हमने बी लिख दिया। इसके बाद नीचे आस्की के बारे में बताया। ये हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होती है। इसमें भी जब कैरी लेते हैं, जैसा हमारे पास डेसिमल में कैरी लेते हैं 7 वाले से, तो 10 कैरी आता है, 10 नंबर कैरी आता है। यहाँ पे 16 नंबर कैरी आएगा। जिस तरह हमारे पास एफ में से 8 माइनस हो रहा है, हमें पता है एफ तो 15 होता है, उसमें से 8 माइनस हो गया तो 7 आ गया। 9 में से बी, 9 में से 11 माइनस नहीं हो सकता तो हम 5 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आएगा कैरी में। तो यहाँ पे 9 प्लस 16 25 होता है। 25 में से 11 माइनस हुआ तो 14 आ गया, विच इज़ इक्वल टू ई। इसी तरह यहाँ पे 4 में से 2 माइनस हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया। ये इसकी सारी कुछ एग्जाम्पल थी जो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास आर्टिकल अगर 0.2 की बात की जाए तो हमारे पास उन्होंने बाइनरी गेट्स के बारे में बताया हुआ है, जिसके अंदर एंड गेट है। एंड हमें पता है जब दोनों इनपुट्स 1 होती है तो चलता है। और है, और के अंदर हमारे पास जब एक भी 1 हो जाए तो चल जाता है। ट्राई स्टेट बफर ये होता है जो यहाँ पे इसकी इनपुट पे वैल्यू होती है वही आउटपुट पे शो होती है अगर जो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल है वो 1 हो जाए। कंट्रोल सिग्नल अनेबल के तौर पे काम करता है। जैसे इसका अनेबल 1 हो जाए, डिपेंड अपॉन द कन्फिग्रेशन कि ये एक्टिव लो है या एक्टिव हाई है, तो जैसे ये 1 होता है तो हमारे पास जो एक्स है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्स जो होगा वो एज इट इज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगा। इन्वर्टर क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास इनपुट वैल्यू होती है उसको इन्वर्ट कर देता है। एक्सओर जो होता है, एक्सओर जो होता है वो कंपेयर करता है वैल्यूज़ को। अगर दोनों सेम आ जाए, जिस तरह इस टेबल में शो हो रहा है 0 0 सेम आ गई तो आउटपुट 0 होगा, अगर डिफरेंट आ गई तो आउटपुट 1 होता है। इसी तरह अगर हम आगे चले तो इन्होंने गेट्स के बारे में बताया, ये सम और कैरी के फंक्शंस है। हाफ एडर, फुल एडर्स के बारे में बताया है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जब लैचेस के साथ क्लॉक लग जाए तो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। इसके बाद ये आर्टिकल 0.3 में हमारे पास बिट के बारे में बताया हुआ है। बिट कोई भी एक नंबर हो सकता है, 0 हो या 1 हो। निबल क्या होता है, 4 बिट्स के नंबर हो सकते हैं, वो उसके अंदर बेशक 0 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो 4 बिट का बस जो नंबर है वो निबल है। इस तरह बाइट क्या होता है, 8 बिट का नंबर होता है। और वर्ड क्या होता है, 2 बाइट्स का नंबर होता है, यानी 16 बिट्स का नंबर होता है। इसी तरह यहाँ पे रैम रोम ये हमने सारा स्लाइड में देख लिया था। फिर इसके बाद मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, स्पीड उसकी। रोम के बारे में हमने पढ़ा, पी रोम पढ़ा। पी रोम की सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है। अच्छा, तो इस एग्जांपल में हमारे पास उन्होंने एक मेमोरी चिप के बारे में बताया हुआ है जिसकी 12 एड्रेस पिन है और 4 डाटा पिन है। उसकी फाइंड करनी है हमने ऑर्गेनाइजेशन और कैपेसिटी। तो हमारे पास जो हमारे पास मेमोरी चिप होती है उसकी अगर जो एड्रेस पिन है उसको 2 की पावर में लिख देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लोकेशन आ जाएगी मेमोरी चिप के अंदर। और हर लोकेशन के अंदर जो उन्होंने डाटा पिन दिए होते हैं तो उतने नंबर ऑफ बिट्स का डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकती हैं। इन्होंने ये लिखा हुआ है दिस मेमोरी चिप हैज़ 4096 लोकेशन, जो कि 2 की पावर एड्रेस पिन से निकला है। एंड ईच लोकेशन कैन होल्ड द 4 बिट ऑफ डाटा। तो हमारे पास टोटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है चिप की, हमारे पास ये लोकेशंस हैं और इतने बिट्स का डाटा है। तो हम इसको अगर 4K के तौर पे भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये 2 की पावर 12 है। तो 2 की पावर 10 क्या होता है, हमारे पास K होता है, और 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4K जो है हमारे पास लोकेशन है और 4 जो है वो हमारे पास डाटा पिन है। मतलब 4K की जितनी नंबर ऑफ लोकेशन है वो 4 बिट का डाटा जो है ट्रांसफर कर सकती हैं। इसके अलावा टोटल कैपेसिटी अगर देखनी चाहे, टोटल कैपेसिटी वही होती है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं पूरे कि पूरे जो है वो मेमोरी जो है वो कंसिस्ट करती है। तो हमारे पास अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी उसकी, किसी भी मेमोरी चिप की। इसी तरह उन्होंने हमारे पास
ये पूरी की पूरी कैपेसिटी एक चिप की बताई हुई है, और 8 पिन का उन्होंने कहा है कि डाटा वो ट्रांसफर करती थी। तो उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन निकाले, नंबर ऑफ एड्रेस पिन निकाले। हमें पता है कि 2 की पावर जो होती है लोकेशंस बनाने के लिए, वो हमारे पास एड्रेस पिन होती है। तो पूरी की पूरी अगर उन्होंने कैपेसिटी दी हुई है और एड्रेस पिन बताया हुआ है उन्होंने, सॉरी डाटा पिन बताया हुआ है जो कि 8 है, तो हमें पता है लोकेशन पे जो डाटा होता है अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह 4 की मल्टीप्लाई 4 था जो कि 16 के था, तो हमारे पास ये पूरी कैपेसिटी थी। अगर उन्होंने डाटा पिन जो दी हुई है उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ लोकेशंस आ जाएंगी। इसको इन्होंने इसके बाद डिवाइड किया तो 64 की क्या थी, वो नंबर ऑफ लोकेशन थी मेमोरी की। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, 64 की मल्टीप्लाई बाय 8। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी कैपेसिटी आ जाएगी 512 के। इसके अलावा जब 64 के को हम 2 की पावर में करेंगे जो कि है 2 की पावर 16, तो हमारे पास ये जो 16 है वो हमारे पास एड्रेस लाइन है। इसके अलावा ये आगे उन्होंने ई प्रोम बताया हुआ है जो कि ऐसी मेमोरी होती है जो कि अरेजेबल होती है, जिसके अंदर अल्ट्रा वोलेट की हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस होती है। इसके अलावा ई प्रोम है, इलेक्ट्रिकल अरेजेबल मेमोरी है। इसके अलावा हमारे पास ये भी उन्होंने बताया हुआ है कि रोम जो है वो ये एक चिप है। फाइंड करनी है उसकी डाटा और एड्रेस पिन। तो हमारे पास ऊपर टेबल दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से टेबल पे इसको ढूंढें, 27128 की चिप, 27128 की चिप ये है जिसकी कैपेसिटी ओवरऑल ये है, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 16 × के है। ये हमारे पास 8 किया है, इसका मतलब ये डाटा पिन्स हैं, 8 डाटा पिन्स है, और जो 2 की पावर जो 14 है वो 16 की होता है। तो हमारे पास क्या है, तो ये जो 14 है वो हमारे पास एड्रेस पिन है। ये एड्रेस पिन क्या है, वो 14 है क्योंकि 2 की पावर 14 करने पे हमारे पास 16 की आता है, और 8 जो था वो यहाँ से देख के पता चल रहा है वो डाटा पिन है। इसके अलावा फ्लैश मेमोरी हमने पढ़ लिया जो और सारा का सारा एक साथ ही डाटा रिमूव करती है। मास रोम जो कि आईसी मैन्युफैक्चर से होती हैं। रैम पढ़ी थी हमने जिसके अंदर एस रैम है जो कि स्टैटिक रैम होती है। इसके अलावा ये ग्राफ्स थे। इसके अलावा एनवी रैम जो कि स्पेशल टाइप ऑफ रैम थी। इसके अलावा डी रैम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं, जिसके अंदर से हमने मुख्तलिफ रैम रोम पढ़े हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं, जिसके अंदर ये सारी बेसिक डीएलडी है। तो बेसिक डीएलडी के बारे में तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि जो भी चिप्स बनी हुआ है वो सारा का सारा जो है वो बेस करती हैं डीएलडी के ऊपर। उन सारी चिप्स को कंबाइन कर लिया जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ रैम रोम ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें तैयार होती हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे 0 चैप्टर के। तो अल्लाह हाफिज़।